हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो टू हब। इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया था, जो है बाइनरी फिशन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम और कई सारे टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर मैं ब्रॉडली देखूं, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंडर गिवन है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बाइनरी फिशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोरुलेशन, चौथा फ्रैगमेंटेशन एंड फिफ्थ वन इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो इन पांचों एसेक्सुअल मोड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं एंड इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली आपका फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे नीट में भी आते हैं, एंड आपके बोर्ड्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बडिंग के बारे में। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को लेते हुए हम चलेंगे। ओके, सो ये जो बडिंग का प्रोसेस होता है, जनरली ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में अकर होता है। जैसे कि ईस्ट आप लोग जानते हैं यूनिसेलुलर फंगी होता है। इसके बारे में हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था, जब हम किंगडम्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे थे, राइट। तो ये जो ईस्ट है, ये यूनिसेल्युलर फंगस है, राइट। और ये जो यूनिसेलुलर फंगी है, ये बडिंग्स के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है देखना कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट सेल जिसे बोला जाता है, पेरेंट सेल, ये जो पर्टिकुलर पेरेंट सेल है, इससे एक आउटग्रोथ जनरेट होगा। यहाँ पे आपको दिख सकता है ये जो पर्टिकुलर आउटग्रोथ है, या इस आउटग्रोथ को हम बड भी बोलते हैं। इसी बड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या है, बडिंग है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस था, ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो कि पेरेंट सेल में था, ये कैरियोकाइनेसिस के थ्रू पहले डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस का बन चुके हैं। ओके, सो ये जो डॉटर न्यूक्लियस है, ये जो न्यू न्यूक्लियस है, जो डॉटर न्यूक्लियस है, ये जैसे ही बड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी बड के अंदर वो न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो इनवेजिनेशन है, ये इनवेजिनेशन भी ज़्यादा होने लग जाता है। इसके बाद क्या हो रहा है देखना, यहाँ पे ये बड जो है टोटली मतलब ये सेल्स दोनों टोटली अलग अलग हो गए हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेल्स ही पूरे अलग हो चुके हैं, और अलग होने के बाद ये जो पर्टिकुलर बड है, ये फिर एक न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड कर जाएगा। यहाँ पे देखना एक डिफरेंस आता है बाइनरी फिशन और बडिंग के बीच में। बाइनरी फिशन में हमने देखा था कि जो डॉटर सेल बन रहा था, उसमें पेरेंटल सेल का इक्वल डिवीज़न हो रहा था। जो साइटोप्लाज्म है उसका दोनों में इक्वली दोनों डॉटर सेल को मिल जाता था। लेकिन ये पर्टिकुलर बडिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। जो मदर सेल होता है उसके पास तो लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रह जाता है, और जो बड होता है, छोटा सा बड है और इसके पास एक बहुत स्मॉल अमाउंट का साइटोप्लाज्म चला जाता है। अभी हम डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपको प्रोसेस समझना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट अलग अलग जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सब में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले बाइनरी फिशन एंड बडिंग, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बाइनरी फिशन में जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला कि डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ इक्वल। जैसे कि हमने एमीबा के केस में देखा था, ये अगर एमीबा है तो यहाँ पे अगर बाइनरी फिशन हुआ तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, और दोनों डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन बडिंग के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। पहले एक पर्टिकुलर ईस्ट सेल या एक सिंगल सेल था, इसमें पहले एक आउटग्रोथ बन रहा था, एक छोटा सा बड बन रहा था। ओके, उसी बड में सबसे पहले जो कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियस आ जाता था, और बाद में दोनों साइटोकाइनेसिस हो जाते थे, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस फॉलो होता था। और ये जो छोटा सा बड है, इसमें बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म रहता था, और जो पेरेंट सेल है उसमें ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म रहता था।
नेक्स्ट क्या है, बाइनरी फिजन में प्रोट्रूबेरेंस जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। प्रोट्रूबेरेंस का मतलब क्या होता है, ये छोटा सा आउटग्रोथ, ये आउटग्रोथ हमें बाइनरी फिजन में देखने को नहीं मिलता, लेकिन बडिंग में हमें ये आउटग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ये है कि बडिंग के केस में जो पेरेंट सेल होते हैं ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। इस केस में, इस एमीबा में देखिए, ये अगर पेरेंट सेल है तो यहाँ पे जब ये दोनों डॉटर सेल बन जाते हैं उसके बाद ये पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। लेकिन बडिंग के केस में आप देख सकते हैं कि ये जो पेरेंट सेल है, अभी भी ये पेरेंट सेल अटैच्ड है, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं। इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोरुलेशन। तो ये जो स्पोरुलेशन होता है, ये मेथड के अंडर हम ये देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशलाइज्ड स्पोर के थ्रू भी हो सकते हैं। स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन होते हैं, इसी वजह से इनका नाम रखा गया है स्पोरुलेशन और थ्रू स्पोर्स। अगर स्पोर के थ्रू हो रहा है तो आपको अगर क्लास 11 का थोड़ा बहुत डिटेल याद है तो स्पोर्स आइदर मोटाइल हो सकते हैं या फिर ये स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम 2 तरह के स्पोरुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब 2 स्पोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके बेसिस पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसको छोड़ के और भी कई सारे स्पोर्स के थ्रू हो सकते हैं, जैसे कि आपने फंगी के अंडर बहुत सारे स्पोर्स के बारे में पढ़ा था, एप्लानोस्पोर्स, जूस्पोर्स, उसके बाद आ गया कोनिडिया, ओके, और भी कई सारे स्पोर्स के बारे में हमने देखा था। लेकिन हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2 ही स्पोर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जूस्पोर्स के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पोरुलेशन, ये जो पर्टिकुलर एसेक्सुअल मेथड है ये मोस्टली किंगडम फंगी में देखने को मिलता है एंड सिंपल प्लांट्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल एल्गी में, ओके। और मोस्ट कॉमनली ये जूस्पोर एंड कोनिडिया के थ्रू ही करते हैं। इसको छोड़ के हमने फंगी में बहुत सारा मतलब बहुत सारा स्पोर्स भी देखा था। हम 2 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जूस्पोर्स। जो जूस्पोर्स होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं। अगर ये मूवमेंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली मूवमेंट के लिए कोई ना कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जैसे व्हिप लाइक स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। तो ये जो जूस्पोर्स होते हैं इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इसको छोड़ के ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये एंडोजीनस नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एंडोजीनस का मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर के अंडर इनका फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मानूँ एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है जूस्पोरेंजियम, ओके, ये मान लेते हैं जूस्पोरेंजियम है, और इसी जूस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारा जूस्पोर प्रेजेंट है। हम जूस्पोर मोटाइल होता है इसीलिए मैं यहाँ पे एक फ्लैजेला बना रही हूँ, ओके। तो जैसे ही ये जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, जूस्पोर फॉर्मेशन होने के बाद मैच्योर हो गए, मैच्योर होने के बाद ये क्या होता है, ये जूस्पोरेंजियम होता है ये फिर रप्चर हो जाते हैं और यहाँ से ये जो जूस्पोर मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मोस्टली एल्गी होता है, मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ ग्रीन एल्गी का, क्लामाइडोमोनास, ओके, ये आपके एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है। तो ये जो क्लामाइडोमोनास है ये रिप्रोड्यूस करता है या फिर जो स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। ये स्पोर्स कैसे होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं। और ये जूस्पोर्स कैसे होते हैं, ये मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं, इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कोनिडिया के बारे में, मतलब ये भी स्पोरुलेशन का ही एक पर्टिकुलर टाइप है, कोनिडिया, ओके। यहाँ पे कोनिडिया में क्या होता है, कोनिडिया एक्चुअली ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ओके। ये मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं, ये सारे नॉन मोटाइल ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच में फॉर्मेशन होता है कोनिडिया, उसको बोला जाता है कोनिडियोफोर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसका एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ओके। और ये होता है मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगी, मोस्टली फंगी में ही हमें देखने को मिलता है और ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर, कभी कभी आपके एग्जाम्स में भी ये पूछ लिए जाते हैं, ओके।
तो यहाँ पे ये जो स्पोर्स कोनिडिया होते हैं ये एक्सोजीनस इन नेचर होते हैं। एक्सोजीनस नेचर का मतलब ये बाहर फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि हमने जूस्पोर के बारे में देखा था, ये अंदर फॉर्मेशन हो रहे थे। ये है कोनिडियोफोर्स, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सारे कोनिडिया हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोनिडिया में कोई भी कवरिंग यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, राइट। ये जो कोनिडिया हैं ये एग्जैक्टली ऐसे ही बाहर कोनिडियोफोर में लगे हुए हैं, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, ये जो डायग्राम्स हैं इसमें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चारों मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जूस्पोर्स दिया हुआ है क्लैमाइडोमोनास का। यहाँ पे जो जूस्पोर्स होते हैं ये आगे चल के खुद एडल्ट ऑर्गेनिज्म और एडल्ट एल्गी की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। ओके, ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ पे एक्सोजिनस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये कोनिडिया हैं, और ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे कोनिडिया डेवलप हुआ है उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। तीसरा हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं एक छोटा सा आउटग्रोथ आ रहा है जिसे हम बड कह रहे हैं, और वही बड आगे चल के एडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरह भी बिहेव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस गैम्यूल्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसे हम गैम्यूल्स बोलते हैं, और यही गैम्यूल आगे चल के एडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार फिर डिफरेंस देख लेते हैं कि जूस्पोर और कोनिडिया में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा इसके स्ट्रक्चर में कि जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल होते हैं इसका मतलब इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट था, राइट। तो ये जो जूस्पोर्स हैं सबसे पहले ये फ्लैजेलेटेड होते हैं, और जो कोनिडिया होते हैं ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। अगर ये नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो इनका मूवमेंट कैसे हो सकता है? आइदर ये विंड के थ्रू इनका मूवमेंट हो सकता है या फिर वाटर करंट के थ्रू हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो जूस स्पोर्स हैं ये मोटाइल स्पोर्स हैं, और कोनिडिया जो है ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। जूस स्पोर के बारे में हमने देखा था कि ये फॉर्मेशन हो रहे थे जूस स्पोरेंजियम के अंदर, और जूस स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्मेशन हो रहे हैं तो ये एंडोजिनस स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये एंडोजिनस मेथड होता है। नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया कैसे होते थे? ये कोनिडियोफोर में फॉर्मेशन होते थे और आउटसाइड ऑफ कोनिडियोफोर्स में, मतलब कोनिडियोफोर के साथ ही अटैच ज़रूर होते थे लेकिन इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं रहता था, मतलब ये एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल जूस स्पोर का हमने देखा है ग्रीन एल्गी जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनास, और कोनिडिया में हमने देखा था पेनिसिलिन जो कि खुद एक फंगी है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन के बारे में। यहाँ पे जो फ्रैगमेंटेशन का प्रोसीजर है ये इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर मोस्टली ये होता है एल्गी में मोस्टली देखने को मिलता है, एंड कुछ फंगी में भी देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा। हाइड्रा में भी कभी कभी फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच फ्रैगमेंट ये डेवलप हो जाते हैं फुल्ली ग्रोन मैच्योर इंडिविजुअल में। फॉर एग्जांपल अगर ये मान लेते हैं हाइड्रा है, ओके, इसके टेंटाकल्स, इसमें अगर मान लीजिए फ्रैगमेंटेशन हो गया, मतलब एक छोटा सा दो टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया, और ये जो दोनों टुकड़े होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि ये इक्वल दोनों, मतलब जैसे बाइनरी फिशन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते थे, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते थे, ज़रूरी नहीं है फ्रैगमेंटेशन में ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो। लेकिन जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है फ्रैगमेंटेशन के बाद, उनके पास ये कैपेसिटी ज़रूर होता है कि वो फुल्ली ग्रोन एडल्ट में फिर से कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि ये दोनों स्ट्रक्चर में अगर दो फ्रैगमेंट बन चुके हैं तो इसके पास ये कैपेसिटी है कि ये आगे चल के फुल्ली ग्रोन एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा इस तरह से, ओके। सो ये है फ्रैगमेंटेशन, जिसके दो एग्जाम्पल के बारे में आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कि कुछ फंगी फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा एंड हाइड्रा में भी हमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच सोमैटिक पार्ट, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सोमैटिक पार्ट से हो रहा है। सोमैटिक पार्ट ऑफ ए प्लांट डिटैचेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर and develop into a new independent plant under suitable environmental condition। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, फॉर एग्जांपल फ्लावर या फिर हमारे पोलन ग्रेन्स हो गए या फिर फीमेल गैमेट ओवम, इसको छोड़ के बाकी जो भी सोमैटिक पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उसका यूज़ करके या उसी से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है
तो फिर उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। जैसे कि आप ब्रायोफाइलम का एग्जांपल ले सकते हैं इस केस में, राइट। ब्रायोफाइलम में बर्ड्स होते हैं। उसके साथ साथ आप रोज़ प्लांट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। रोज़ में क्या होता है, मोस्टली जो स्टेम्स होते हैं उसको कट करके अगर हम ग्राउंड में उसको लगा दें या फिर मिट्टी में उसको लगा दें तो फिर से उसमें से सेम रोज़ प्लांट मतलब फिर से ये जनरेट हो सकता है, राइट। उसको छोड़ के और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो सोमाटिक पार्ट यूज़ हो रहा है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल बोल देते हैं। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेटली इसमें ना ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों स्टेप्स नहीं होते तो हम डेफिनेटली इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन को भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप के वेजिटेटिव प्रोपागेशन पॉसिबल हैं। जनरली 2 टाइप के वेजिटेटिव प्रोपागेशन पॉसिबल हैं, एक नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, कुछ नेचुरल मीन्स जैसे कि ब्रायोफाइलम को अगर थोड़ा सा मॉइस्चर कंडीशन आप दे देते हैं तो इसमें जो बड का फॉर्मेशन हुआ होता है एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड के पास ये कैपेसिटी होता है कि ये अगर ग्राउंड पे आ जाएगा तो ये रूट का फॉर्मेशन कर सकता है एंड आगे चल के एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भी हो सकता है ईच एंड एवरी बड से। उसको छोड़ के आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस भी है जिसका कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि मैन मेड स्पेशल टेक्निक्स होते हैं, टिश्यू कल्चर होता है जो कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हम 3 पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये तीनों यूज़ होते हैं, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए और रूट्स। स्टेम में भी 3-4 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इनको। फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड स्टेम यूज़ हो सकता है, सब एरियल स्टेम यूज़ हो सकता है, एरियल स्टेम एंड बल्ब्यूल्स यूज़ हो सकता है। ये सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या होता है एक्चुअली, सब एरियल क्या होता है, एरियल क्या होता है एंड बल्ब्यूल्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे कि आप जानते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पोटैटो में आपने देखा होगा, अगर ये मान लो पोटैटो है तो पोटैटो के अंदर बहुत सारे आइज होते हैं। आइज जो वाइट कलर के छोटे छोटे बर्ड्स निकले हुए होते हैं जिनको जर्मिनेटिंग बर्ड्स बोला जाता है। ये जर्मिनेटिंग बर्ड्स से ही मतलब ये पोटैटो एक्चुअली क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये इसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का ही एक पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन है जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, राइट। तो ये पर्टिकुलर पोटैटो को अगर आप ज़मीन में रख देंगे, मिट्टी के अंदर अगर आप पोटैटो को रख देंगे या छोटे छोटे ये जो बर्ड हैं या जिसे आप आए बोलते हैं, इनको कट करके अगर आप रख देंगे तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक न्यू प्लांट का जनरेशन हो सकता है, राइट। दूसरा है राइजोम, इसका एक एग्जाम्पल है जिंजर या फिर बनाना। ओके तो ये जो राइजोम होता है इसका एग्जाम्पल जिंजर है। जिंजर जैसे कि आप जानते होंगे इनके पास नोड्स भी होते हैं और इंटरनोड भी होता है और इसमें छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, राइट। और ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मान लो जिंजर है, जिंजर में छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं को अगर आप ज़मीन के अंदर रख देंगे तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से भी न्यू प्लांट का जनरेशन हो सकता है। राइजोम एक्चुअली क्या होते हैं, ये पेरेनियल स्टेम्स होते हैं और ये जो बर्ड्स होते हैं मोस्टली ये बर्ड्स नोड में प्रेजेंट होते हैं। नोड का मतलब क्या होता है, जो इस तरह के डार्क कलर के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिंजर के अंदर, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओनियन क्या होता है, ये अंडरग्राउंड अनब्रांच्ड स्टेम होता है, रिड्यूस स्टेम होता है। जैसे कि आप जानते हैं जो ये मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और आप एक एक पिल जो निकालते हैं ओनियन का वो एक एक लीफ होता है, लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, राइट। तो यहाँ पे ये जो बल्ब होता है कौन सा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ से छोटे रूट्स निकलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आप लीफ एक एक करके पिल निकाल के खाते हैं इसी का नाम क्या है, बल्ब। ये भी एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनल बड जो होता है
इसमें सराउंड होता है, बहुत सारे लीव्स से ये सराउंड होते हैं और यही आगे चल के अगर इसी ओनियन से स्टेम निकल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं ओनियन को अगर बहुत टाइम आपने रख लिया है, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट सही से इसको मिल रहा है, तो यहाँ से ग्रीन कलर का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का जनरेट होने लगता है जो कि आगे चल के स्टेम बना सकता है। इसको आप ज़मीन पे काट देंगे तो फिर ये डेफिनेटली न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम। इसमें सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाना चाहिए। जैसे कि ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो होता है, राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर बनाना होते हैं, बल्ब का एग्जाम्पल ओनियन एंड गार्लिक होते हैं, राइट, ये सारे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सब एरियल स्टेम। ये जो सब एरियल स्टेम होता है ये क्या होता है, सबसे पहले उसी को हम समझ लेते हैं। सब एरियल स्टेम एक वीक स्टेम होता है जो कि ग्राउंड का सपोर्ट लेता है और आगे चल के ये स्प्रेड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर हाइसिंथ के बारे में बात करें या आइकोनिया के बारे में बात करें, इसका एग्जांपल लेके मैं समझा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें ऐसे लीव्स होंगे या फिर स्टेम्स होंगे और यहाँ पे रूट होगा, लेकिन बीच में ये क्या होते हैं, ज़मीन से ऊपर थोड़े से इस तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मूव करता है एक दूसरे को अटैच रखने के लिए। दूसरा स्टेम सब एरियल स्टेम ऐसे मूव किया होगा, यहाँ से कुछ लीव इस तरह से निकले होंगे और नीचे इस तरह का रूट आया होगा। इसी को क्या बोला जाता है, सब एरियल स्टेम बोलते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आइकॉर्निया है और इस तरह के स्टेम को हम क्या नाम देते हैं, ऑफसेट बोला जाता है। ओके, तो ऑफसेट क्या होता है एक्चुअली, ये शॉर्ट होराइजोनटल ब्रांच होते हैं। ओके, शॉर्ट होराइजोनटल ब्रांच होते हैं स्टेम का, जो कि बीच बीच में थोड़े थोड़े लीव्स के क्लस्टर होते हैं और इसी क्लस्टर के नीचे क्या होते हैं, रूट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं ये जो स्टेम्स है इन्हीं का नाम क्या रख दिया जाता है, ऑफसेट रख दिया जाता है। ओके, वाटर हाइसिंथ के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। क्यों इसको बोलते हैं, इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है जो कि हम आगे इसी चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टाइप का सब एरियल स्टेम होता है सकर। ये सकर कैसे होते हैं देख लेते हैं एक बार। ओके, ये सकर होंगे एक्सिलरी बर्ड से या जो अंडरग्राउंड एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वहाँ से ये ओरिजिन होते हैं सकर। जैसे कि अगर ये मान लो स्टेम है, ओके, अंदर ये ज़मीन के अंदर है, ये रूट है, ओके, इसी रूट के अंदर से ये क्या हो रहा है, मतलब स्टेम का कुछ पार्ट अंडरग्राउंड भी है। रेड कलर का जो पार्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये मान लो अंडरग्राउंड स्टेम है और इसी अंडरग्राउंड स्टेम से दूसरा एक और स्टेम यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है और ये आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे लीव्स इस तरह का बना रहा है। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सकर नाम दिया जाता है। तो सकर और ऑफसेट में डिफरेंस क्या है वो कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑफसेट में क्या हो रहा है कि ये सब एरियल स्टेम होता है इस तरह का और ये सब एरियल स्टेम के बीच बीच में क्या होते हैं, लीव्स इस तरह से जनरेट होते हैं और इसी लीव के नीचे ही क्या होते हैं, रूट्स प्रेजेंट होते हैं और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इसी को ऑफसेट नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सकर है, सकर के केस में क्या हो रहा है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम से ही न्यू स्टेम का ओरिजिनेट हो रहा है और ये जो न्यू स्टेम है कुछ टाइम के लिए ये ग्राउंड के अंदर ही रह रहे हैं और फिर जैसे ही ऊपर जा रहे हैं वहाँ से न्यू लीफ का जनरेशन हो रहा है और इसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, सकर नाम देते हैं। सकर कौन से केस में होता है, मोस्टली पाइनएप्पल के केस में रहता है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रनर के बारे में। रनर कैसे होते हैं, ये एलोंगेटेड स्टेम्स होते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं और इनका सब एरियल ब्रांच होता है जिनके कि बहुत सारे इंटरनोड्स होंगे एंड नोड्स में क्या होंगे, रूट्स प्रेजेंट होंगे। ये मोस्टली ऑफसेट की तरह ही होता है, लेकिन ऑफसेट जो होता है मोस्टली वाटर में हमें देखने को मिलता है और ये जो रनर्स होते हैं और जो ग्रासेस होते हैं ये आपको सॉइल में देखने को मिलेगा और आपको ज़मीन पे देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं रनर का डायग्राम इस तरह से बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे रूट्स आ रहे हैं। आप ग्रासेस को इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रासेस हैं, उसके बाद नेक्स्ट फिर से रूट आ रहा है, फिर से ग्रासेस आ रहे हैं। आप जैसे ही ग्रासेस को कभी उखाड़ के देखिएगा एक साथ बहुत सारा मतलब इस तरह का आपको रनर देखने को मिलेगा। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं का नाम क्या रख दिया जाता है, रनर होता है। इसीलिए एक जगह पे अगर आपने कोई ग्रास वगैरह है तो वो स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो रनर के थ्रू आराम से स्प्रेड हो सकते हैं बहुत जगह। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बल्बिल के बारे में। ये बल्बिल ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये लार्ज फ्लैशी बर्ड्स होते हैं। ओके,
ओके। ये स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कैसे होते हैं, ये फ्लैशी बर्ड्स होते हैं। और ये जो बल्बिल होते हैं, बल्बिल जब प्लांट से नीचे गिर जाता है उसके बाद ये न्यू पोजीशन मतलब न्यू प्लांट में ये डेवलप हो जाते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल एगेव है, इसका हम डायग्राम भी अभी देखेंगे। ओके, इस तरह का छोटा मोटा मोस्टली ओनियन की तरह ही आपको दिखेगा बल्बिल। ओके, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जैसे ही प्लांट से नीचे फॉल हो जाएंगे ये फिर से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीव्स, जो कि ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, एक लीफ होता है जिसके नोड्स में एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन होता है और ये जो बर्ड्स होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, ये जैसे ही ज़मीन पे आ जाएंगे ये न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट करा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ये आप देख सकते हैं पोटैटो, ओके, ये ट्यूबर का एग्जाम्पल है। उसके बाद राइजोम का एग्जाम्पल है जो कि जिंजर में होता है। ये अगेव है, बल्बिल है जिसका भी मैं बता रही थी। उसके बाद एडवेंटिशियस रूट या एडवेंटिशियस बर्ड जो कि ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है। और ये है आपका अपसेट जो कि वाटर हाइसिंथ या आइकॉर्निया में आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में कुछ डिस्कशन मैंने कवर कर लिया है एनसीईआरटी को। आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, उसके फेजेस के बारे में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।